देर तक खटखटाते रहे लेकिन दरवाज़ा खुला नहीं, और आखिर आकर पत्नी ने दरवाज़ा तोड़कर देखा अंदर, तो गुरुदत्त दुनिया से जा चुके थे। दिन आज ही का था, 10 अक्टूबर, और बरस था 1964, महज 39 बरस की उम्र। गुरुदत्त ने अपनी मेहनत से फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी जगह बना ली थी कि जैसे ये खबर चारों तरफ पहुंची, पूरी फिल्म इंडस्ट्री सन्न रह गई और सोचने लगी कि ये हुआ क्या। अब उसके पीछे तो स्पेकुलेशंस हैं, इंटरप्रिटेशंस हैं, लोग बड़ी जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, बड़ी आसानी से लोग पास कर देते हैं अपने कमेंट्स। ये सच है कि गुरु की ज़िंदगी के दो क्लियर कट हिस्से हैं। एक वो हिस्सा जिसमें वो हंसता खेलता नौजवान है और बड़ी उम्मीद के साथ फिल्म इंडस्ट्री में आया है, और इत्तेफाक ये कि शुरू में ही उनकी दोस्ती जो है वो देवानंद से हो जाती है। पुणे में दोनों मिल गए थे और उसके बाद में इकट्ठे भी काम किया इन लोगों ने। एक वो दौर है जिसमें कामयाबी लगातार मिलती चली जा रही है। एज डायरेक्टर भी कामयाब और एज एक्टर भी कामयाब। और जब उन्होंने 1957 में अपनी फिल्म बनाई प्यासा, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके मन से एक बोझ उतरा है, क्योंकि ये कंसेप्ट उनके मन में हमेशा रहता था। और इसमें साहिर साहब की जो कुछ गज़लें और नज़में हैं वो तो छा गए, कमाल है। लेकिन इससे पहले का दौर भी अगर हम देखें तो बड़े रोमांटिक थे, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में द ओनली रोमांटिक, दैट इज़ गुरुदत्त। तुम जो हुए मेरे हम सफ़र, रास्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। जो फिल्म वो बना रहे थे शुरू के दौर में, और जाल जैसे एक फिल्म है, और उसके बाद में आर पार है, 12 ओ क्लॉक है, और मिस्टर एंड मिसेस 55 है। संगीत ओपी नैयर का ज़्यादातर होता था, और मजरू सुल्तानपुरी साहब भी बहुत प्रिय हो गए थे। तो ऐसा भी एक दौर था। प्यासा के बाद उनकी शख्सियत में थोड़ी परिवर्तन नज़र आई, क्योंकि वो रोल करते करते कहीं ज़हनी तौर पे भी वो ये सोचने लगे थे कि देखिए ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये गीत साहिर ने जो लिखा है, ये दुनिया के ऊपर बिल्कुल सटीक और सच बैठता है कि इस दुनिया में जहाँ फरेब है, जहाँ भ्रष्टाचार है, जहाँ अत्याचार है, जहाँ सच्चाई का बोलबाला नहीं होता, जहाँ झूठों की जमात आगे तक बढ़ती चली जाती है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। और ये फिल्म बहुत पसंद की गई। अब इसी से इंस्पायर होकर के उन्होंने एक और प्रोजेक्ट उनके जहन में था, कागज़ के फूल, वो भी बना दिया 1959 में। लेकिन वो फिल्म बिल्कुल नहीं चली, यानी यूं कहें कि बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पे पिट गई। गुरु की ज़िंदगी में वो एक इंसान जो सबसे अहम थे, वो थे वीके मूर्ति साहब, सिनेमाटोग्राफर। बस लाइफ लाइन थे वो गुरु की। और मेरी खुशबख्ती ये कि कभी कभी ज़िंदगी मुझ पर मेहरबान हो जाती है। मैंने जब बेंगलोर में आना शुरू किया 2008 से, तो उसके बाद मुझे पता चला कि वीके मूर्ति साहब तो बेंगलोर में ही रहते हैं, क्योंकि काफ़ी अर्सा पहले उन्होंने फिल्म्स में काम करना बंद कर दिया था, और उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, जो कभी किसी टेक्नीशियन को नहीं मिला। तो दादा साहब फाल्के का मुबारकबाद देने के लिए उनका घर ढूंढते ढूंढते दोपहर को एक वक्त मैं पहुंच गया उनके यहाँ, और बहुत पतले दुबले से, और मूर्ति साहब इतने सादा इंसान। जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि मैं एक प्रोफेसर हूँ और मूर्ति जी आपसे मिलने की मेरी ख्वाहिश है, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा आइए आइए। 2 घंटे तक हमारी बातें हुई, जिसमें काफ़ी सारी बातें गुरुदत्त के बारे में हुई। यहाँ कुछ ऐसी बातें भी मुझे वीके मूर्ति साहब ने बताई जो काफ़ी हद तक सामने नहीं आईं। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि गुरु मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और मैं उनका बहुत सम्मान करता था, और मैंने उनसे कहा था कि इस बार ये जो आप प्रोजेक्ट लेके चल रहे हो गुरु, ये कह नहीं सकते कि आपको कामयाबी देगा कि नहीं। लेकिन गुरु ने कहा ये फिल्म मैं अपने लिए बना रहा हूँ। कागज़ के फूल बुरी तरह पिटी। गुरु रुकने वाले इंसान नहीं थे। उसके बाद में 14वीं का चांद बनाई, वो सुपर हिट हो गई। उसके बाद साहिब बीबी और गुलाम बनाई, उसे भी लोगों ने बहुत पसंद किया। लेकिन गुरु धीरे धीरे कहीं रास्ता बदलते जा रहे थे। घर भी बिखर रहा था और पत्नी से भी तकरार होने लगी थी। कहा भी जाता है कि 9 अक्टूबर की रात को भी तकरार हुई थी और
कुछ बोल गए थे गुरुदत्त और वो सच हो गया सुबह होते होते। कहीं किसी जगह और मन आ जाए तो वो कहते हैं ना कि दिल क्या करे किसी पे तो क्या करे, तो ये गुरु की ज़िंदगी में हुआ। इसमें कुछ भी छुपा हुआ अब नहीं है कि गुरु की ज़िंदगी में कोई और इंसान मौजूद थी और उसी की वजह से काफ़ी परेशानियाँ परिवार में भी आ रही थी। लेकिन वो जो इंसान है उसकी दिक्कत क्या थी? उसकी दिक्कत ये थी कि वो करे क्या? गुरु तो शादी कर नहीं सकते थे उनसे। और आप जानते हैं कि मैं बात कर रहा हूँ वहीदा रहमान की, क्योंकि प्यासा के बाद जो ये फिल्म आई कागज़ के फूल, इस बीच में उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी, बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी जो गीता जी को पसंद नहीं थी। तो उस दिन, ये 10 अक्टूबर का दिन मैं इसलिए भी याद करता हूँ, एक ऐसा चमकता हुआ सितारा, माँ का लाडला, बचपन से ही माँओं से देखा करती थी। गुरु को नृत्य का बड़ा शौक़ था और वो वहाँ पर अल्मोड़ा में जो उदय शंकर की नृत्य एकेडमी है वहाँ गए, नृत्य सीखा और उसके बाद लौटकर वापस आए। उनकी फिल्म्स के गीत बड़े दर्दीले होते थे और ख़ास तौर से वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। कैफी आज़मी साहब के ये बोल हैं और बर्मन दादा की धुन है, और गीता जी ने जिस अंदाज में इसको गाया है, गीता दत्त जी ने, वो ऐसा लगता है जैसे उनके अपने मन का दर्द छलक कर बाहर आ रहा है। और ये गीत लाफानी हो गया। इसके बाद फिर गुरु की ज़िंदगी में वो बाहर की फिल्म्स भी करते थे। वो बाहर की फिल्म जैसे सांझा और सवेरा है या भरोसा है, वो फिल्म करते थे। लेकिन दरअसल हम गुरु को 3 फिल्म जो उनकी हैं, प्यासा, कागज़ के फूल, को बाद में लोग कहने लगे ये तो क्लासिक है भाई। जब पिट गई, फाइनेंशियली नुकसान दे गई, तो उसके बाद दुनिया ने कहा कि ये तो, क्योंकि उसमें वीके मूर्ति साहब की जो सिनेमेटोग्राफी है कागज़ के फूल में, वो पूरे यूरोप के एक बड़े हिस्से में बहुत पसंद की गई और उसको एक अलग सा स्कूल ऑफ थॉट मान लिया गया मूर्ति साहब को। बहुत बातचीत हुई मेरी वीके मूर्ति साहब से और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि गुरु की ज़िंदगी के बारे में हम इतना कुछ कह सके। बल्कि एक जगह उन्होंने कहा भी, वीके मूर्ति साहब ने, यू नो सो मच अबाउट गुरु। मैंने कहा सर, द ओनली रोमांटिक, इटर्नल रोमांटिक, इमॉर्टल रोमांटिक गुरु। तो ये जो सारी चीज़ें ज़िंदगी में होती रहती हैं अचानक। आज के दिन मैं तो जैसे हर दिन से कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ सा दिख ही जाता है मुझे। तो ये 10 अक्टूबर जो है, मतलब ये कौन से लोग थे जो धरती पे आए, अपना काम किया और चले गए। उन्हीं के फैज़ से बाज़ार अक्ल रोशन है, जो गाहे गाहे जुनून इख्तियार करते हैं। ये जुनून है, जुनून से कम पे ये काम हो नहीं सकते। एक नॉर्मल इंसान उन ऊंचाइयों को हासिल नहीं कर सकता था जो गुरुदत्त ने की, क्योंकि इतने बरसों के बाद भी आज सिनेमा का जब कभी नाम आता है, भारतीय हिंदी फिल्म्स का, उसमें गुरुदत्त का मुकाम बहुत ऊंचा है। क्योंकि शुरू के दौर की फिल्म्स में एज एंटरटेनर उन्होंने जो फिल्म्स बनाई वो भी बस देखते ही बनती हैं, और उनका म्यूज़िक तो कमाल कर हुआ ही करता था। जॉनी वॉकर भी उनके बहुत करीब हो गए थे देखते देखते। अबरार अलवी आखिरी इंसान थे जो 9 अक्टूबर 1964 की रात में मिले थे गुरु से, और उसके बाद उन्होंने कहा था, अबरार अब तुम भी जाओ, मैं आराम करना चाहता हूँ। और इसके बाद में उन्होंने अपने नौकर से कहा था कि ज़रा मुझे पानी का गिलास दे दो, और उसी सर्वेंट ने सुबह देखा, मेरा ख्याल है रतन उनका नाम था, तो रतन ने सुबह देखा था ये सब के गुरु दुनिया से क्या गए, एक पूरा हिस्सा साफ हो गया देखते देखते। तो आज मैं